प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के पार्ट 3 वीडियो लेखांकन की अवधारणाएं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमने अपने पुराने वीडियो पार्ट 2 में लेखांकन की कुछ अवधारणाओं की चर्चा की थी, यथा पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटाइटी कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, लागत की अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम इन 4 अवधारणाओं को देख चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 के वीडियो में द्विपक्ष की अवधारणा, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वसूली की या आगम मान्यता अवधारणा, रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, आय व व्ययों के मेल की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उपार्जन अवधारणा, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। द्विपक्ष की अवधारणा, जैसा नाम ही है द्विपक्ष, 2 पक्ष होते हैं। लेखांकन के लिए व्यवसाय की प्रत्येक घटना 2 खातों को प्रभावित करेगी। एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली इसी बात पर आधारित है। दोनों पक्षों डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग हमेशा बराबर होगा। अगर डेबिट 7,000 है तो क्रेडिट भी 7,000 ही होना चाहिए। यदि किसी एक ही व्यवहार से अनेक खाते प्रभावित होते हैं तो डेबिट के सभी पक्षों का खाते का योग क्रेडिट पक्ष के सभी खातों के योग के बराबर होना चाहिए, जैसे कि मिश्रित प्रविष्टि में देखा जाता है। मान लीजिए एक व्यापारी मजदूरी के 7,000 रुपये भुगतान करता है, वेतन के 3,000 रुपये भुगतान करता है और विद्युत का व्यय 5,000 रुपये है और कुल रोकड़ 15,000 रुपये खर्च हो जाती है। तो तीनों व्यय हैं और तीनों व्यय में रोकड़ जा रही है, अर्थात तीनों व्यय डेबिट हो जाएंगे और रोकड़ खाता क्रेडिट। तो हम द्विपक्षीय अवधारणा के कारण सारे व्ययों को डेबिट करते हैं। मजदूरी खाता डेबिट 7,000 रुपये से हो जाएगा, वेतन खाता 3,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और विद्युत व्यय का खाता 5,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और संपूर्ण रकम से रोकड़ खाता 15,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात डेबिट भी 15,000 और क्रेडिट भी 15,000। इस तरह से मिश्रित प्रविष्टि द्विपक्षीय अवधारणा के कारण अनेक खातों में पक्ष पड़ने पर भी दोनों तरफ बराबर की राशि से डेबिट और क्रेडिट होते हैं। प्रत्येक लेन देन का 2 पक्षों पर दावा होता है, आय का व्यय पर और व्यय का आय पर। इस तरह संपत्ति का पर दायित्व का और दायित्वों पर संपत्ति का दावा होता है। इसी कारण हमारा तलपट हमेशा बराबर होता है, जो उसके योग हैं वो हमेशा बराबर आएंगे। डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग हमेशा समान होगा। यदि वे समान नहीं हैं तो कहीं हमारे तलपट में गड़बड़ी अवश्य है। द्विपक्ष की अवधारणा इसे एक समीकरण के रूप में उदाहरण द्वारा निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। दायित्व बराबर संपत्तियां, जितने दायित्व होंगे और उतनी ही व्यापार में संपत्तियां होंगी। या दूसरे रूप में इसे यह कह सकते हैं, पूंजी और दायित्वों का योग संपत्तियों के बराबर होता है। इसे लेखांकन समीकरण भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार का दोहरा लेखा किया जाता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। प्रत्येक
व्यवसायिक संस्था के पास जितनी संपत्तियां होती उतनी ही संस्था के पास देनदारियां होती, अर्थात उनकी संपत्तियों दायित्वों से अधिक नहीं हो सकती। कुल दायित्व दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक दायित्व में वे सभी दायित्व सम्मिलित होते हैं जो व्यापार को अपने स्वयं के स्वामी को चुकाना है, और बाह्य दायित्व वे सभी दायित्व जो व्यवसाय द्वारा स्वामी को छोड़कर अन्य पक्ष को चुकाने हैं, उन्हें हम बाह्य दायित्व कहते हैं। हमेशा संपूर्ण दायित्व संपत्तियों के योग के बराबर होते हैं। इसे हम समीकरण के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। इक्विटी अर्थात हमारे पास जो स्वामित्व पूंजी या स्वामित्व कोष कहते हैं, कुल आंतरिक दायित्व और कुल बाह्य दायित्व अर्थात आउटसाइड लायबिलिटी। इक्विटी और लायबिलिटी मिलकर के कुल संपत्तियां होती हैं, और यह सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ही इस द्विपक्षीय अवधारणा में यदि हमें दो राशियां पता हों तो हम इस समीकरण के आधार पर तीसरी राशि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 लाख की इक्विटी है और 2 लाख रुपए का दायित्व या लायबिलिटी, तो हमारे पास असेट्स कितनी होगी? 7 लाख रुपए होगी। यदि हमारे लिए इक्विटी 5 लाख पता है और असेट्स हमारे लिए पता है कि 7 लाख है, तो हमारी लायबिलिटी इसमें से माइनस कर देंगे 7 में से 5, तो हमारे पास 2 लाख रुपए की लायबिलिटी होगी। यही द्विपक्ष की अवधारणा के कारण संभव है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि लेखांकन की द्विपक्ष अवधारणा संपत्तियों के दावेदारों में साम्य बनाए रखती है। इसमें कोई भी असंतुलन लेखांकन की अशुद्धि को परिलक्षित करेगा। आय संबंधी व्यवहारों के बारे में लेखाकारों के सामने कई समस्याएं आती हैं। इसी पर आधारित है हमारी अगली अवधारणा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अर्थात आगम मान्यता या वसूली की अवधारणा। यह एक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि किसी विशिष्ट आय को किस स्थिति में यह मान लिया जाना चाहिए कि उसको अर्जित कर लिया गया है। उदाहरणार्थ, माल की बिक्री के व्यवहार की स्थिति में निम्नलिखित 3 स्थितियों में से किसी भी प्रकार की हो सकती। बिक्री को आय के रूप में पहचान कर लेखों में सम्मिलित कब किया जाए? ग्राहक का आदेश प्राप्ति के समय, ग्राहक को माल सुपुर्दगी के समय, ग्राहक से के भुगतान के समय। ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। नगद बिक्री की स्थिति में माल की सुपुर्दगी व भुगतान के समय में कोई अंतर नहीं होने के कारण आगम उपार्जन निर्धारण की समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन उधार बिक्री के समय ऐसी समस्याएं आम देखने में आती हैं। इस संबंध में सामान्य परंपरा है कि माल की सुपुर्दगी पर ही इसे बिक्री मानकर संस्था की आय उपार्जन का निर्धारण कर लिया जाए। इस प्रकार आगम निर्धारण की परंपरा में सामान्य रूप से आगम उस अवधि में प्राप्त मानी जाती है जब ग्राहकों को मूल्य के बदले सेवाएं दी जाती हैं। इस संबंध में लेखाकारों में अनेक मतभेद हैं, परंतु लेखांकन की मूल धारणा है कि आगम तब तक उपार्जित मानी जाएगी जब हमें यह प्राप्त हो जाती है। इसका आशय यह है कि उस तिथि से है जब माल या सेवाएं रोकड़ या अन्य मूल्यों के बदले ग्राहक को दे दी जाती हैं। सेवाओं की दृष्टि से आगम उस अवधि की मानी जाती है जिस अवधि में सेवाएं दी जाती हैं, और भौतिक वस्तुओं के विषय में आगम उस समय उपार्जित मानी जाती है जब माल वाहन पर लाद दिया जाता है अथवा माल की सुपुर्दगी क्रेता व्यापारी को दे दी जाती है। लाभ या हानि के सही निर्धारण के लिए
आय व व्यय का ठीक प्रकार से मिलान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन सब लागतों व व्ययों को घटाया जाना चाहिए जो आय अर्जित करने के लिए किए गए हों। यदि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका लाभ इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी प्राप्त होगा, तो चालू वर्ष की आय में से व्यय का केवल वह भाग घटा दिया जाना चाहिए जो इस वर्ष से संबंधित है, अर्थात जो इस वर्ष लाभ प्रदान करता है। यदि कोई आय अग्रिम प्राप्त होती है परंतु उसे अर्जित करने का कार्य अगले वर्ष में होता है, तो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार जिस समयावधि में आय है वह भी उसी समयावधि का होना चाहिए। आय और व्यय दोनों ही समान अवधि में होना चाहिए। अतः सही मिलान के पश्चात ही सही लाभ हानि का निर्धारण हो सकता है। तत्पश्चात उपार्जन की अवधारणा आय व व्यय की मदें लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाती हैं जबकि वे देय हो जाती हैं। यदि कोई व्यय चालू वर्ष का है तो वह नकद में नहीं चुकाया गया हो तो लाभ हानि निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाएगा। किंतु यदि कोई व्यय आगे के वर्ष से संबंधित है और वह नकद में नहीं चुकाया गया था तो शामिल नहीं किया जाएगा। यही बात आय के संबंध में भी लागू होगी। अतः लेखा नकद आधार पर नहीं रखा जाता है बल्कि इनके लिए उपार्जन का आधार प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम खातों में समायोजन इसी अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। लेखा अवधि की अवधारणा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट चालू व्यापार अवधारणा के अनुसार तो एक व्यवसाय का जीवन अनंत अवधि तक मानकर लेखे किए जाते हैं। यदि इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात किया जाए तो शुद्ध लाभ केवल समापन के समय ही ज्ञात हो सकता है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यवसाय में केवल उसके मालिक का ही हित नहीं होता, वरना अन्य पक्षकार जैसे प्रबंधक, ऋणदाता, कर्मचारी व सरकार आदि भी उसमें रुचि रखते हैं। वे हमेशा इस तथ्य को जानना चाहते हैं कि व्यापार लाभ में चल रहा है या हानि में, एवं इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ताकि विभिन्न पक्ष स्वयं के हित में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्णय ले सकें। यदि लाभ हानि का ज्ञान व्यापार के समापन के समय हो तो व्यापार में सुधार के लिए सुझाव महत्वहीन हो जाएंगे। अतः लाभ हानि ज्ञात करने के लिए समय समय पर व्यवसाय की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी के लिए लेखापालकों द्वारा एक अवधि निश्चित की जाती है। यह अवधि सामान्यतः 12 माह की होती है। यह लेखावधि वह समयावधि है जिसके अंत में वर्ष भर किए गए व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है तथा जैसे पिछले विवरणों के पश्चात कार्यकलापों तथा साधनों में हुए परिवर्तनों को दिखाया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं वास्तव में गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ भी नहीं मात्र लेखांकन की अवधारणाएं हैं जिन्हें वैश्विक लेखाकारों के समूह ने अपने अनुभवों व युक्तियों द्वारा जांचने पर
वे उपयोगी एवं समप्रमाप की सिद्ध हुई, जो कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी पक्षकार को ग्राह्य होती हैं। मित्रों, ये हमारे लेखांकन की अवधारणाएं थीं। नमस्कार, धन्यवाद।